हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक का, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसका नाम है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है और इसको डेरिवेशन करके जो लास्ट में फार्मूला निकाला जाता है उसको आज हम लोग सीखेंगे और एग्जाम्पल के साथ में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसा अभिक्रिया होगा जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। फिर से एक बार, वह अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, यानी वह अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए इसी को हम लोग अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट depend on concentration of reactant is called zero order of reaction। यानी जब रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का दर या वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, यानी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है यही, ये एसीटोन है, इसका फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जब इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ब्रोमीन बाहर निकलेगा, यानी HBr ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे क्या बचेगा? CH2 और एक ब्रोमीन बचेगा, इसके साथ जोड़ देंगे। यानी इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका रेट कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? Br2, यानी इनके पावर में क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। और पावर में जीरो लिखने का मतलब इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? जीरो होगा, यानी अभिक्रिया का वेग R इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एक सही तरीका होता है। अब आप अगला एग्जांपल देखिए। अगर अगला एग्जांपल लिखा जाए दूसरा, मान लीजिए ये लिखा गया है 2HI, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को गोल्ड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, और यहां पे गोल्ड का यूज करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है, यानी ये भी हमारा एक जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसमें जो R होता है यहां पे क्या होगा? 2HI लिखा जाएगा,
मतलब ये हमारा 2HI रहेगा और HI के पावर में हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी इसका कंसंट्रेशन भी क्या रहेगा 0। स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा HI के पावर में कंसंट्रेशन 0, यानी इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये दोनों रिएक्शन हमारा किसका है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल इसका देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इसका अगला एग्जाम्पल ये है H2 + Cl2 और यहां पे रहेगा लाइट। H न्यू हमारा लाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों ऐड होंगे और क्या बनाएंगे 2HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, यानी ये भी हमारा 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखा जाए, यहां पे अगला रिएक्शन हमारा होगा 3 हो गया, चौथा हम लिखते हैं NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं। अगर अमोनिया को प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहां पे अमोनिया लेंगे और प्लेटिनम कैटलिस्ट लेंगे, यहां पे हीट करेंगे, तो ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा, ये भी हमारा 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहां पे बोर्ड पे जितना रिएक्शन लिखा गया है इसको आप पहचान लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड पे 5 रिएक्शन लिखा गया है ये पांचों आपके लेवल का लिखा गया है, और जब भी एग्जाम में आएगा इन 5 में से कभी भी बाहर नहीं आएगा, या तो यही आएगा या तो आएगा ही नहीं। तो पहला रिएक्शन एसीटोन वाला, दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का एडिशन, और पांचवा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया को प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और ये जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है। तो ये टोटल 5 एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट का, कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। ये जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर है ये यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब भी MCQ आएगा उसमें यूनिट कंफर्म है कि देता है, और यूनिट आना भी चाहिए। तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है इसका यूनिट क्या होगा। तो 0 ऑर्डर का यूनिट जो होता है मात्रक, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये होता है यूनिट। इसको आप याद कर लीजिए, ये यूनिट है 0 ऑर्डर रिएक्शन का। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट यानी मात्रक यही होता है। हमारे अनुसार से आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल और ये यूनिट। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वह अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, उससे हम लोग 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। अब हम लोग उसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि उसका डेरिवेशन सीखेंगे, तो डेरिवेशन को आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए डेरिवेशन, मान लीजिए शुरू में जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो ए से पहले हम मान लीजिए पी लिखते हैं। हमारा ए रिएक्टेंट को बताएगा और पी हमारा प्रोडक्ट को बताएगा, यानी इसका मतलब ये क्या है, ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, और पी का मतलब होगा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो मान लीजिए जब हमारा T0 था, T0 रखने का मतलब है कि रिएक्शन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, हम अभिकारक ले लिए A और हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो समय 0, यानी प्रोडक्ट हमारा कुछ बनेगा नहीं। तो शुरू में मान लेते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो अभिकारक का कंसंट्रेशन कितना था, हम A मान के चलेंगे। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बना, तो जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो P का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए T समय पश्चात, अब इसका क्या मतलब है, T समय पश्चात
अब इस वर्ड का मतलब क्या है? टी समय पश्चात का मतलब होता है कि मान लीजिए जब रिएक्शन थोड़ा आगे बढ़ेगा, कुछ समय बीतेगा, जब कुछ समय बीतेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ अभिकारक से उत्पाद बनेगा। तो मान लीजिए अभिकारक से उत्पाद कितना बना? एक्स बना। अब हमको पता करना है कि अभिकारक के कंसंट्रेशन में कितने का कमी हुआ। तो अभिकारक के कंसंट्रेशन में जितना कमी होगा उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले कंसंट्रेशन में से जो अब वाला कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का माइनस करेंगे, यानी यहां पे क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स। यानी अब आपको ये दो लाइन क्लियर हो गया होगा कि यहां पर ए का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, ए माइनस एक्स का मतलब क्या है और एक्स का मतलब क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब मान लीजिए अभिक्रिया का दर आर होता है। तो अब हमारा आर यहां पे आगे, हमारा आर यहां पे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। ए मतलब हमारा ये रिएक्टेंट लिखा गया है, लेकिन अभी अभी आप लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा था कि शून्य कोटि का मतलब होता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो यानी यहां पे इसका सांद्रता कितना रहेगा? जीरो। तो यानी यहां पे सांद्रता जीरो हो गया। अब मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आर बराबर लिखेंगे के ए के पावर में जीरो। तो यानी जब ए के पावर में जीरो है तो ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कितना बनेगा? जीरो। तो यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? के। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगतिकी के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के अनुसार आर बराबर होता है dx अपान में dt। ये हमारा होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो अब आपको यहां पे क्या दिखेगा? यहां पे देखिए आर है और यहां भी आर है, आर आर का मान सेम है। तो अब इस आर के जगह हम इस आर का वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो अब देखिए क्या होगा समीकरण नंबर 1 और 2 से। यहां पे अब हो जाएगा dx अपान में dt बराबर के। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो यहां पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर इसका इसके साथ। तो dx बराबर हो जाएगा के dt। ये dx बराबर हो जाएगा के dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण का हम लोग समाकलन करेंगे। तो इस समीकरण का समाकलन कैसे करेंगे? तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण नंबर 3 का समाकलन करने पर, जब इसका समाकलन करेंगे तो यहां पे dx बराबर जो नियतांक होता है उसका कभी समाकलन होता नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? के, और यहां पे लिखेंगे dt। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे होगा x बराबर के टी, और ये जब समाकलन का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर c हम लोग लिखते हैं जो समाकलन नियतांक कहलाता है। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। यानी इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जरा ध्यान दीजिएगा। शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी x का मान कितना था? 0 था, और टाइम कितना था? 0 था। तो यानी हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 रखने पर, किसमें? इस समीकरण में। तो क्या बनेगा? यहां पे x बराबर 0, k का मान कुछ नहीं है, t का मान 0 प्लस c, यानी अब c बराबर क्या बना? 0 बन गया। यानी यहां पे c बराबर क्या बनेगा? 0 बन गया। अब ये जो c बराबर 0 आया है, इस c बराबर 0 का मान हम लोग इस समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। कहां पे? ये जो c बराबर 0 आया है इसका मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो देखिए क्या होगा। अब इसको थोड़ा हम यहां पे ऊपर लिख देते हैं, यानी
इसको थोड़ा हम इधर वाला इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब इसको इरेज कर देते हैं। तो जब इसको इरेज कर देंगे तो आगे हम लोग लिखेंगे, यानी c = 0 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अब c बराबर 0 का मान समीकरण नंबर 4 में रखिए। समीकरण नंबर 4 यही है और ये c है, तो इसका मान रखते हैं। तो क्या बनेगा, x बराबर KT + 0, तो यानी ये तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो क्या बनेगा, केवल x बराबर KT बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको k के उधर ले लेंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x/t। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ये था डेरिवेशन, k बराबर x/t, ये हमारा हो गया। जहां पे अब ये पूरा का पूरा हमारा डेरिवेशन हो गया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब यहीं पे मैं फिर से एक बार यूनिट लिख देता हूं। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट मोल, L लिखिए, -1 लिखिए, S लिखिए, -1 लिखिए, ये इसका यूनिट। तो यानी आज का आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में एकदम क्लैरिटी के साथ आ गया होगा। एक एक वर्ड को मैंने डिटेल में समझा दिया। पहले लैंग्वेज, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मात्रक यहाँ पे लिखा गया है। 5 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, और वो 5 एग्जाम्पल से बाहर कभी भी नहीं आ सकता है। आएगा तो वही 5 में से एक, या तो फिर नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीरो ऑर्डर अभिक्रिया है। अब वहां पे 4-5 रिएक्शन लिख के दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा, जो जीरो ऑर्डर रहेगा वो टिक करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि देखने में पता ना चले। एक बात और, कभी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग देख के नहीं बता सकते। रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, यानी बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते। तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, तो 2-4 रिएक्शन याद रख लेंगे। अगर कोई रिएक्शन के बारे में अगर कोई इंसान बता देता है कि ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसका एक ही रीजन है, या तो उसको याद होगा या तो फिर रटा गया। तो ये 2 ऑप्शन है। तो ऑर्डर को देख कर नहीं बता सकते, लेकिन इसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग देख करके ही आगे बता सकते हैं। तो ये आपका पूरा टोटल जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।